चैप्टर 31। कबीर ने जब उसे देखा तो उसने उसके साथ शांति से बात करने का सोचा। सिया, मैं तुम्हें बताया था ना कि हमें दादी के लिए अच्छे डॉक्टर मिल गए हैं, इसलिए उन्हें यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं ताकि उनका इलाज और भी ज़्यादा अच्छा हो पाए। नहीं, सिया ने मना करते हुए कहा। अब कबीर को इरिटेशन होने लगी। उसने कहा, बस करो सिया, इतनी जितना अच्छी बात नहीं है। मैं जानता था सिया उससे नाराज थी, इसलिए उसने उसे व्यक्ति से शुरुआत करने का फैसला किया जिसकी वह सबसे ज़्यादा परवाह करती थी, उसकी दादी। वो वास्तव में मल्होत्रा परिवार से बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि वह लोग उसकी कभी सुना ही नहीं चाहते थे, या यूं कहूँ कि उन्होंने केवल वही सुना जो वह सुनना चाहते थे। उसे रात उसने खुद को एक्सप्लेन कर दिया था, फिर भी वह अभी भी मानते थे कि वह सिर्फ उनका अटेंशन पाने के लिए ये सब कर रही थी। उन्होंने कभी नहीं पूछा कि वह क्या चाहती है, जो भी दे रही थी उन्होंने बस उसे पर अपनी चीज़ थोपी और फिर काइंडनेस के लिए खुद पर प्राउड फील किया। वह उन पर अब और अपनी एनर्जी बेस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह अस्पताल के स्टाफ की तरफ देखकर बोली, प्लीज़ किसी को भी मेरी दादी को फिर से परेशान न करने दे। डॉक्टर और नर्स थोड़े परेशान दिखे। उसी हॉस्पिटल का मैं डॉक्टर रिवाज झिझकते हुए बोले। लेकिन मिस मल्होत्रा, मिस्टर कबीर जिन डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं वो स्पेशलिस्ट है। अगर आपकी दादी का ट्रांसफ़र करने से उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्पर्शिया ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, वह यही रहेगी। डॉक्टर रिवाज, मैं आप पर पूरा भरोसा करती हूँ। ड्राइव्स मुस्कुराई। एक पेशेंट के परिवार द्वारा इस तरह पूरी तरह से भरोसा किया जाना बहुत ही बड़ी बात थी। आप निश्चिंत रहिए, मैं अपना बेस्ट दूंगा। उसने डॉक्टर ने अपनी आवाज़ कम नहीं की, इसलिए कबीर और शिवा दोनों ने सब कुछ सुन लिया। शिवानी अपनी भौहें सिकुड़ी। वे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था सिया के फैसले को। उसने कहा, ये पिचकारी हरकतें करना बंद करो। तुम अपनी दादी की परवाह करती हो लेकिन उनकी जिंदगी के साथ खेल रही हो। सिया शिवा को घर कर देखने लगी। क्या आपने कभी परवाह की? उसकी आवाज में एक तीखापन था, जैसे वह तलवार से उसे पर वार कर रही हो। मैंने सोचा था कि मेरे भाई मेरी दादी की देखभाल करेंगे, लेकिन क्या हुआ, मुझे पहली बार बेवकूफ़ बनाया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दूसरी बार जब आप लोगों अपनी मेरे लिए एक ऐसा लड़का देखा जो इंसानी रूप में भेड़िया है, और आप चाहते हो इन सब के बाद मैं आप पर विश्वास करूं। क्या होगा अगर काव्य फिर से किसी मुसीबत में पड़ जाए? क्या तुम उसकी जगह फिर से मुझे आगे नहीं करोगे? और अगर मैं मना कर दूं तो क्या तुम मेरी दादी की जिंदगी को फिर से मेरे सिर पर लटका दोगे? सिया, शिवान ने अपनी तेज आवाज में कहा, क्योंकि अब उससे और नहीं सुना जा रहा था। बस करो सिया, ऐसी बातें करना बंद करो। सिया ने उन दोनों को इग्नोर कर दिया पर वहां से जाने लगी। उन लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसे काम किए थे जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे। कबीर ने शिवा को पकड़ लिया और शांति से बोला, मुझे पता है हमने गलती की है, लेकिन एक आखिरी बार तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। भरोसा, और वो भी तुम पर? क्या मजाक है? इतना सब कुछ होने के बाद में तुम लोगों पर कभी भरोसा अन्य कर सकती? अपनी जिंदगी में वह एक मात्र जिस पर भरोसा कर सकती थी वो वह खुद थी। एक बार उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो जाए तो उसकी दादी की हालत फिर हो जाएगी। उसके बाद वह किसी और पर डिपेंड नहीं रहने वाली थी। कबीर देख सकता था कि सिया कोई रिएक्शन नहीं दे रही है। वह अपनी बात कहना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, हॉस्पिटल के कमरे का दरवाजा अचानक खुल गया। सिया की दादी खुद बाहर आ गई। बहस इतनी तेज थी कि वह उसकी आवाज़ से जाग गई। उन्होंने कबीर और शिवान को देखा, फिर धीरे से बोली, आप सिया के भाई हैं, तू कभी जल्दी से आगे बढ़ाओ। वही शिवानी सर झुकाकर उन्हें ग्रेट किया।
हम्मम तो तुम दोनों सच में इसके भाई हो। सिया की दादी की आवाज़ स्थिति लेकिन उसमें एक धार थी। तो फिर मुझे बताओ कि सिया का अभी क्या मतलब था? तुमने उसे बाहर धकेल दिया, उसे कहाँ धकेल दिया? और काव्या, उसका क्या लेना देना है इन सब से? कबीर और इवान की चेहरे की रंग तुरंत बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह ये सब सुन लेंगे। फिर भी वो सब चुप रहे तो सिया की दादी उसकी ओर मुड़ी, उसकी होंठ थोड़े कांप रहे थे। शिया, क्या ये सच है? जब सिया को गिरफ्तार किया गया था तो उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हुई जरूर थी। उन्होंने सिया को बचपन से पाला था। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती थी। उसे अभी भी वह दिन याद था जब सिया को उसका ड्राइविंग लाइसेंस मिला था। वह बहुत खुश थी, कह रही थी एक बार जब वह अपना ग्रेजुएशन पूरा कर ले तो उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तो वो एक कार खरीदेगी और अपनी दादी को घूमने के लिए ले जाएगी। फिर थोड़ी समय बाद यह एक्सीडेंट हो गया। उसे समय उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा से नहीं सोचा था। उन्होंने फिर पूछा। उसकी आवाज़ कांप रही थी और उनके हाथ भी कांप रहे थे, और उन्होंने अभी व्हीलचेयर की आर्मरेस्ट को पकड़ रखा था। बताओ क्या हुआ है? चलो अंदर बात करते हैं, कबीर ने जल्दी से कहा। कभी नेट तुरंत अपने असिस्टेंट पर नज़र डाली, जो तुरंत डॉक्टर नसों को कमरे से बाहर निकालने के लिए चला गया। चलिए अंदर चलकर बात करते हैं, कबीर ने धीरे से कहा और दादी की व्हीलचेयर को वार्ड के अंदर धकेलकर अंदर ले जाने लगा। इस समय उसकी दादी का चेहरा पूरी तरीके से पीला पड़ गया था। उन्होंने एक एक करके सबकी ओर अपनी नज़र घुमाई। दादी ने अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में सिया से कहा, इसका मतलब वो एक्सीडेंट काव्य से हुआ और मुझे इस्तेमाल करके तुम्हें ज़बरदस्ती ब्लेम लेने के लिए मजबूर किया। ये कहते हुए दादी की आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्होंने एक नज़र घृणा से दोनों भाइयों को देखा और सिया का हाथ पकड़कर कहा, तुमने मुझे कभी यह सब बताया क्यों नहीं? जब भी मैंने पूछा हर बार तुमने कहा मल्होत्रा परिवार तुम्हारे साथ अच्छा है। मुझे भी कभी इस पर संदेश नहीं हुआ। मुझे लगा वह तुम्हारा असली परिवार है। उन लोगों ने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हारा असली भाई हैं। वे काव्य के साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं तो तुम्हारे साथ भी अच्छा ही व्यवहार करेंगे, पर मुझे नहीं पता था कि तुम वहाँ इतना सब कुछ सह रही हो। मुझे समझना चाहिए था। सब मेरी गलती है। मुझे खुद सब पता करना चाहिए था। लेकिन मुझे डर था कहीं वह यह न सोचे कि मैं तुम्हारे मामलों में ज़्यादा इंटरफेयर कर रही हूँ। डर था कि अगर मैं ज़्यादा करीब रही तो वॉइस का बदला तुमसे लेंगे, इसलिए मैं पीछे हट गई। सब मेरी गलती है। मेरी वजह से तुम्हें इतने सारे दर्दों से अकेले गुजरना पड़ा सिया। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी। जब सिया पहली बार मल्होत्रा परिवार में आई थी तो उसे लगा था कि वही अजनबी है। उसे अपनी दादी को सिर्फ एक जानी पहचानी आवाज़ सुनने के लिए बुलाया था। हालांकि उसने कभी नहीं बताया कि वह कितनी दुखी थी। उसने सिर्फ इतना कहा था कि उसे उनकी याद आती है, और उसकी दादी ने उसे दिलासा देते हुए कहा था, सिया वह तुम्हारा असली परिवार है। तुम्हें मिलजुल कर रहने की कोशिश करनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो, माता पिता अपने बच्चों से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। उसने इस बात पर यकीन किया यहाँ तक कि जब तक उसे जेल नहीं भेजा गया तब तक भी वह इस बात पर यकीन करती रही थी। लेकिन आखिरकार उसने सीख ही लिया कि सभी माता पिता अपने बच्चों से प्यार नहीं करते। खून के रिश्तों का मतलब हमेशा अपनापन नहीं होता। सिया, यह मेरी गलती है। उसकी दादी की आवाज़ कहाँ पुती और उसकी बुद्धि आंखों में गिल्ट दिखने लगा। जब वो मोहन के घर में थी तब उसे बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता था। जब मल्होत्रा परिवार ने सिया को अपनाया तो उन्होंने राहत की सांस ली थी। कम से कम अब उनकी पोती को उसकी माँ के साथ घसीटा और पीता तो नहीं जाएगा। लेकिन अब उन्हें सारी सच्चाई समझ आ गई थी। एक सिया एक नरक से बचकर दूसरे नरक में जा गिरी थी।
वह इस पूरे समय काव्य के बारे में चिंतित थी कि सिया की वापसी काव्य के लिए कहीं चीज मुश्किल ना बना दे, जबकि वास्तव में पीड़ित तो सिया थी। अपनी दादी के चेहरे पर गिल्ट देखकर सिया ने उनके हाथ को कसकर पकड़ लिया और कहा, दादी आपने कुछ गलत नहीं किया, ठीक है, बहुत हो गया आंसू, अब ये सब खत्म हो गया है, अब कुछ भी नहीं है जो मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक तरह से ये सब अच्छा ही हुआ। मुझे तो इन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर यह नहीं होते तो शायद मैं कभी उठ नहीं पाती। कवि और शिवा वहीं चुप खड़े थे। दादी के शब्द उन दोनों के कानों में गूंज रहे थे, जिसके वह जवाब नहीं दे पा रहे थे। एक लंबे समय की चुप्पी के बाद दादी ने दोनों भाइयों को देखा और कहा, मिस्टर मल्होत्रा, मैं काव्या से मिलना चाहती हूँ। दोनों भाई तुरंत अटेंशन की पोजीशन में आ गए और एक दूसरे को देखने लगी। आप काव्या से क्यों मिलना चाहती हैं? दादी को अगर आज सच्चाई पता ना होती तो वह अपनी पोती पर गर्व महसूस कर सकती थी, ये देखकर कि उन्होंने काव्य की कितनी अच्छी तरीके से परवरिश की है। लेकिन अब ये जानते हुए कि यह सब सिया की कीमत पर हुआ है, वह नाराजगी के अलावा कुछ और महसूस नहीं कर सकती थी। अपने सिया को इतने साल पहले छीन लिया था और मैंने आज तक अपनी पोती को एक बार भी नहीं देखा, क्या ये थोड़ा गलत नहीं है? इससे पहले कि वह बहस कर पाए उन्होंने कहा, मैं जानती हूँ कि मल्होत्रा परिवार शक्तिशाली है। मैं तो बस एक गरीब परिवार से आई एक बुरी औरत हूँ, हम दोनों एक दुनिया में नहीं रहते। लेकिन मिस्टर मल्होत्रा, मेरे जैसे लोगों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे किस बात का डर? आप हमें धमकी दे रही हैं। कहते हुए कबीर की आंखें सिकुड़ गई। उसका चेहरा ठंडा हो गया। मैं सिया से शांति से बात करना चाहता था, लेकिन ये बुरी औरत खुद को समझती क्या है? कबीर ने खुद से कहा, जो भी हो उससे तो बेहतर है जो तुमने सिया के साथ किया। तुमने उसे क्राइम के लिए दोषी ठहराया जो उसने किया ही नहीं, और अब सोते हो कि तुम्हें नाराज होने का अधिकार है। सच्चाई जाने के बाद दादी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मैं पूरी हो चुकी थी, उनके पास कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन वह अभी भी सिया के लिए खड़ी थी। दादी की शब्द सुनकर कबीर के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने कुछ कहने से पहले एक गहरी सांस ली और कहा, काव्या की हेल्थ हमेशा कमजोर रहती है। कोई भी इमोशनल परेशानी उसकी जान को खतरे में डाल सकती है। फिर भी वो आपकी ही पोती है। उसकी दादी होने के नाते क्या आपको उसकी भलाई की परवाह नहीं करनी चाहिए? इस बात पर सिया भी अपनी दादी को देखने लगी। उसका दिल भी दादी के जवाब के लिए बैठा जा रहा था। कहीं न कहीं वो भी जानना चाहती थी दादी अब क्या जवाब देंगी। सिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी दादी बोली, श्री मल्होत्रा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उसके साथ कुछ नहीं करूंगी। मैं उससे बस कुछ बातें पूछना चाहती हूँ। तुमने खुद कहा कि वह मेरी पोती है। मैं उसके साथ क्या ही कर सकती हूँ? आखिरकार मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं कभी इतनी निर्दय नहीं हो सकती कि अपने खून पसीने को छोड़ दूँ। दादी के शब्दों में मल्होत्रा भाइयों को शॉक कर दिया। दोनों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब क्या करेंगे दोनों भाई? क्या काव्या को बुलाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।